गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन। आज मैं 8th स्टैंडर्ड का जो थर्ड टॉपिक है और जो थर्ड कहानी है मेरा देश मेरी माँ, उसके बारे में आपको पढ़ाने वाली हूँ। मेरा देश मेरी माँ अर्थात मेरा देश मतलब वेयर वी आर स्टेइंग, विच वन इज आवर कंट्री, इंडिया। हम सब भारत में रहते हैं तो भारत हमारा देश है। और मेरी माँ मतलब हम लोग भारत में रहते हैं, इसलिए हम लोग भारत को भी माँ बोलते हैं और जो माँ हमें जन्म दिया है उसी को भी माँ बोलते हैं। तो मेरा देश मेरी माँ इस कहानी का अर्थ है जो हम लोग जो देश में रहते हैं वो देश हमारी माँ होता है। हर हम लोग जिस व्यक्ति हमें जन्म देते हैं वो भी हमारे माँ होता है। तो कवि ने इस कहानी लिखने के पीछे लेखक का एक कारण है, बट ये कोई कहानी नहीं है, ये एक आदमी को लेकर उसके लाइफ का सच स्टोरी है कि वो आदमी कौन था। वो आदमी का नाम था, वो आदमी एक सैनिक थे, जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपना जान हंसते हंसते दे दिया। उसी सैनिक को लेके आज का जो कहानी है मेरा देश मेरी माँ, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो आइए, इस कहानी का आशय क्या है, मतलब ये कहानी पढ़ के हम लोग को क्या पता चलेगा शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम कर्तव्य होता है। मतलब वी ऑल आर स्टेइंग इन इंडिया, हम लोग सब भारत में रहते हैं, भारत हमारा देश है। भारत माता को हम अपने माता के रूप में पूजा करते हैं, प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। जैसे हमारे माँ को अगर कोई उल्टा सीधा बोले या हमारे माँ को अगर कोई हानि पहुंचाए, हम लोग जैसे अपने माँ को प्रोटेक्ट करते हैं, देश में रहने के लिए, देश भारत के नागरिक होने के लिए हमारा ये भी कर्तव्य होता है कि हम भारत का भी प्रोटेक्ट करें। कैसे प्रोटेक्ट करें? जैसे भारत को अगर बाहर का देश जैसे चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसा बहुत सारे देश है जो भारत को अपने हवाले करने के लिए जो ऑलवेज दे आर चिंता करते रहते कैसे भारत को अपने हवाले किया जाएगा। तो वैसे ही अगर ये सब शत्रु हमारे देश को आक्रमण करने के लिए आएगा तो हमारा प्रथम एवं प्रधान कर्तव्य होगा हमारे देश का रक्षा करना। और क्या है, लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। जैसे कारगिल में जब युद्ध हुआ था, जो लड़ाई हुआ था कारगिल में, उस कारगिल लड़ाई के टाइम हमारे देश का बहुत वीर अपने प्राण दे दिया था। वो लोग ऐसे नहीं सोचे थे कि क्यों हम अपने देश के लिए हमारा प्राण देंगे, हमारा प्राण हमारे सबसे प्यारा है, हाँ चलो हम लोग देश को मरने दो, हम लोग अपना प्राण बचा के भागते हैं। हमारे वीर सैनिक कभी भी ऐसे नहीं सोचते हैं, वो सबसे पहले अपने देश माता को प्यार करते हैं। इसीलिए देश माता को रक्षा करने के लिए, देश माता को सबसे अलग रखने के लिए वो अपने माता को ऑलवेज दे आर रेडी टू गिव देयर लाइफ। अपने माता के प्रोटेक्शन के लिए वो ऑलवेज अपने लाइफ देने के लिए भी वीर योद्धा है, वीर सैनिक है, वो सब तैयार रहते हैं। और जब लड़ाई चालू हो जाता है, लड़ाई करने के टाइम हमारे पीठ बचाकर नहीं भागना चाहिए। अगर देश माता को रक्षा करने के लिए हमें हमारा जान भी देना पड़े तो वो भी हमें हंसते हंसते देना चाहिए। सीना तान कर आगे बढ़ना चाहिए, मतलब पीठ बचाकर युद्ध होने दो, हमको हमारा जान सबसे प्यारा है, चलो जान बचाकर भागते हैं, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। युद्ध होने के टाइम हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, वी शुड प्रोटेक्ट आवर कंट्री। हमारे कंट्री को प्रोटेक्शन देने के लिए अगर हमें अपना जान भी गंवाना पड़े तो हम लोग वो भी हंसते हंसते गंवा देंगे। तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं। विजय माला, वीर विजय माला पहनते हैं, मतलब जब युद्ध खत्म हो जाता है तो आप लोगों को शायद पता है जो युद्ध में प्राण गंवाते हैं गवर्नमेंट से उसको पुरस्कृत किया जाता है। और जो आदमी बहुत अच्छा से युद्ध करता है, लड़ाई करने के बाद अपने देश को बचाते हैं, उसको भी भारत रत्न प्राइज दिया जाता है। बहुत तरीके के प्राइज है जो अपने वीर योद्धा को दिया जाता है। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगाना है, वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। मतलब ये कहानी पढ़ने के बाद सभी छात्र छात्री के अंदर बहुत मन का जोर बढ़ जाएगा, हम लोग बहुत ताकत महसूस करेंगे, हम लोग ये सोचना चालू कर देंगे कि हमारे लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे देश मातृका को रक्षा करना। तो आइए आज हम उसी टॉपिक को लेके जो हमारा थर्ड कहानी है मेरा देश मेरी माँ, उसके बारे में आपको पढ़ाती हूँ। तो पहले मैं क्या करूंगी, पहले मैं एक एक लाइन करके पढ़ूंगी और इसका जो इनर मीनिंग है आपको समझाऊंगी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सन 1965 मतलब 1965, ईयर 1965। नाउ वी आर स्टैंडिंग इन 2020 एंड इट वाज 1965, मतलब बहुत साल पहले का एक घटना है। एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था, किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। 1965 में, सन 1965 में एक शाम मतलब संडे इवनिंग टाइम, एवरीवन आर फीलिंग वेरी हैप्पी, किसी के मन में भी कोई दुख नहीं था, कोई भी अशांति का वातावरण नहीं था, सभी और शांति फैला हुआ था। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो 1965 को दुश्मनों, एक शाम को अचानक, जब हम सब भारतवासियों को पता ही नहीं था ऐसा होने वाला है, इसी टाइम को मौका देखते दुश्मनों ने, मतलब बाहर के कुछ देश हमारे भारत को आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। अगर आपको कोई अटैक करने के पहले अगर आपको पता चल जाएगा कि नहीं मुझे कोई अटैक करने वाले हैं कि या मुझे कोई चोट पहुंचाने वाले हैं, तो वी नो हाउ वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, क्योंकि हमें पहले से पता चल जाता है जब हमें प्रोटेक्शन देना है, हमारे देश को बचाना है, हमारे देश माता को कोई आक्रमण कर सकता है, तो इसीलिए हम लोग को लड़ना है। लेकिन विदाउट एनी इंफॉर्मेशन अगर अचानक आके कोई अटैक कर लेगा आपको, तो आपको पता नहीं चलेगा हाउ यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो वैसे ही वीर योद्धा को भी नहीं पता था जैसे अचानक हुए हमले से हमारे देश को कैसे बचाया जाएगा। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। तो उस टाइम 1965 के टाइम, जिस टाइम बाहर के कुछ दुश्मन हमारे देश को आक्रमण कर लिया था, उससे पहले देश का वातावरण बहुत अच्छा था, कहीं पे भी कुछ अशांति नहीं था, एवरीवन आर फीलिंग वेरी हैप्पी, देश का सिचुएशन भी बहुत स्टेबल था। इसीलिए जो वीर योद्धा देश के सैनिक है, उसके अंदर से कुछ योद्धा छुट्टी लेकर अपने घर गए थे छुट्टियां बिताने के लिए। लेकिन अचानक से जब दुश्मनों ने हमारे देश को आक्रमण कर लिया था, तब इमीडिएटली सभी का छुट्टी कैंसिल कर दिया गया और सभी को तुरंत काम पे बुलाने के लिए संदेश भेजा गया। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां के पैर छूकर प्रणाम किया। तो मेजर को जब खबर मिला कि उसकी छुट्टी कैंसिल कर दिया गया और वो उसको अभी जाके युद्ध करना है, भारत को कुछ दुश्मनों ने आक्रमण कर लिया, तो मेजर ने क्या किया, तुरंत अपना सारा सामान पैक कर लिया और युद्ध करने के लिए अपने आप को तैयार करने के बाद विदा लेने के पहले माँ से जाकर माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। तो माँ ने जब देखा बेटा युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो माँ का आंख में आंसू भर आया। तो उन्होंने क्या किया, माँ का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। माँ का ममत्व मतलब माँ तो ऑलवेज माँ अपने बेटा से प्यार करता है, तो माँ को पता है बेटा अगर युद्ध करने के लिए जाएगा तो शायद उसका ध्यान भी हो सकता है, वो मर भी सकता है, दुश्मनों ने उसको मार भी सकता है। तो इसी बात को सोचकर माँ का जो ममत्व है, माँ का जो प्यार है अपने बेटे के ऊपर, वो जाग उठा और माँ का मन दुख से आंखों में आंसू आ गया। क्यों दुख हो रहा था, क्योंकि माँ को पता था, माँ को ये भी डर हो रहा था कि अगर बेटा युद्ध करने के लिए जाएगा तो शायद दुश्मनों ने उसके बेटे को मार भी सकता है। इसी बात को सोचते हुए माँ के मन में डर हुआ और माँ का आंख में आंसू आ गया और माँ रोते रोते अपने बेटे को हक कर लिया, सीने से लगा लिया। माँ को रोते देखकर मेजर का गला भी रुक गया। मतलब हम लोग को जब रोना आता है तो हम लोग को गला सबसे पहले कैसे साउंड कैसे चेंज होता है, व्हेन वी आर कंट्रोलिंग आवर क्राई, जो रोना आ रहा है लेकिन हम लोग रोना को कंट्रोल करते हैं तो उसके टाइम क्या होता है, गले का साउंड थोड़ा चेंजेस हो जाता है। तो मेजर का भी रोना आ रहा था, वो भी अपने आप को तुरंत संभाल लिया और मातृभूमि, क्यों संभाल लिया, क्योंकि मेजर को दुख हो रहा था अपनी माँ को छोड़ के जाने के लिए। जब उस मेजर का माँ जब रोना चालू कर दिया था तो माँ को रोते हुए देखकर मेजर को बहुत दुख हो रहा था। लेकिन फिर भी मेजर को जब याद आ गया कि नहीं उसको युद्ध करने के लिए जाना है, क्योंकि मातृभूमि को अभी रक्षा करना ही उसका पहला कर्तव्य है। जब ये बात उसको याद हो गया तो तुरंत वो अपने आप को संभाल लिया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और माँ के पास से आशीर्वाद लेते हुए युद्ध भूमि के जाने के लिए चलना चालू किया। तो माँ ने क्या किया,
माँ ने क्या किया, युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, जब बेटा ने अपनी माँ के पैर छूकर प्रणाम किया तो माँ भी उसके सिर पर हाथ आशीर्वाद करते हुए बेटे को बोला, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो अभी हम हम लोग जितने भारतीय है, हम सब भारतीय को, भारत में रहने वाले जितने भारतीय है, सबका अभी पहला कर्तव्य है अपने देश को रक्षा करना। तुम्हारा भी यही पहला कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम जाओ और तुम्हारा कर्तव्य एकदम डिटरमाइंड होके अपना कर्तव्य पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। मतलब अगर आप युद्ध करते करते आपको अगर युद्ध करते करते आप सैनिक से दुश्मनों से अगर आप फेस टू फेस युद्ध करोगे और अगर आपको लगेगा कि अभी वो गोली चलाने वाले हैं, तब भी आपको भागना नहीं चाहिए रणभूमि छोड़कर या युद्ध भूमि छोड़कर, लड़ाई के मैदान छोड़कर कभी भी एक सैनिक को भागना नहीं चाहिए, चाहे उसको मरना ही क्यों ना पड़े। इसीलिए माँ ने बोला तुम्हें भी अपने लड़ाई को लड़ना है, किसी भी हालत में तुम्हें अपना युद्ध भूमि छोड़कर भागना नहीं चाहिए। अगर मरना है तो सीने पर गोली खा के मरो, पीठ पर नहीं। ये बात बोलने के बाद माँ ने अपने बेटे को विदा कर दिया। युद्ध विशाल रूप से फैलता जा रहा था। अभी इधर तो युद्ध चालू हो गया और युद्ध बहुत जोर से चल रहा था। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती का दीवार बना खड़ा था। इतने देर तक हम लोग पढ़ रहे थे एक दुश्मन ने आक्रमण किया, अभी हम लोग को पता चला कौन सी दुश्मन। इच्छोगिल नहर कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर लाहौर बोल के एक जगह है। लाहौर से 14 किलोमीटर दूरी पर ये इच्छोगिल नहर बोलकर एक जगह है। तो भारत के ऊपर पाकिस्तान सैनिक ने आक्रमण कर लिया था। मतलब भारत के दुश्मन उस समय कौन था? पाकिस्तान थे। तो इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती का दीवार बना खड़ा था। मतलब इच्छोगिल पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो बहुत सारे सैनिक थे, उसके सामने भारतीय सैनिक का काउंटिंग बहुत कम था और पाकिस्तानी सैनिक के सामने ये लोग डर भी रहे थे। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो अभी सभी मन में मन सोचने लगे कि अभी ये युद्ध जीतने के लिए पहले वो इच्छोगिल नहर में जितने सारे सैनिक है सबको मारना पड़ेगा, तो ही हम ये युद्ध जीत पाएंगे। लेकिन वो मारने के लिए कौन जाएगा? क्योंकि जो वो सैनिक को मारने के लिए जाएगा वो खुद ही मर जाएगा, क्योंकि वो सैनिक बहुत सारे थे। तो जब इस बातचीत को लेकर एक मीटिंग जैसा हो रहा था, तो उसके अंदर से एक वीर ने बोला, नहीं मैं जाऊंगी इच्छोगिल नहर के तोड़ने के लिए। वो वीर कौन था? वो वीर वही मेजर थे जो मेजर अपने गांव से अपने माँ के आशीर्वाद देके युद्ध भूमि में आए थे, युद्ध करने के लिए, अपने मातृभूमि को रक्षा करने के लिए। तो कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था। मैं बोला अभी के वो इच्छोगिल नहर के बहुत सारे सैनिक थे, उसके सामने जो भी भारतीय सैनिक जाएगा वो मर जाएगा, क्योंकि वो लोग काउंटिंग में बहुत ज्यादा थे। पर वीर कभी मौत के भय से नहीं रुकते हैं। जो वीर होता है वो कभी मरने से नहीं डरता है। तो उसके अंदर से मेजर ने, यही मेजर वो मेजर है जो मेजर अपनी छुट्टी कैंसिल करते हुए अपने माँ के आशीर्वाद लेके युद्ध भूमि में आ गया था युद्ध करने के लिए। मेजर ने तुरंत बोला, नहीं मैं जाऊंगा इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए। ये काम बिल्कुल आसान नहीं था, काम बहुत सख्त था, क्योंकि वो इच्छोगिल नहर के सैनिक बहुत सारे थे, उसके सामने भारतीय सैनिक बहुत कम थे। लेकिन फिर भी मेजर ने बोला, नहीं मैं ही जाऊंगा और मैं ही उस दीवार को तोड़ के आऊंगा। दीवार मतलब वो जो सैनिक एक साथ एक बाउंड्री जैसा खड़ा हुआ था, उसको तोड़ने के बाद ही वो लोग अंदर जा सकते थे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। मोर्चा मतलब एक एक मेजर के हवाले बहुत सारे सैनिक एक साथ काम, जैसे ग्रुप होता है ना, ये पंजाबी बहुत सारा नाम होता है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कौन सा नाम होता है, लेकिन इस मोर्चा के बहुत सारा नाम होता है। एक एक मेजर के अंडर में बहुत सारा सैनिक एक साथ रहते हैं। तो उस मेजर ने क्या किया, अपने साथ रहने वाले सारे सैनिक को लेकर उस युद्ध के लिए चलना चालू किया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वो अभी युद्ध करने के लिए पूरा एकदम मन से और दिमाग से तैयार हो गया और युद्ध करने के लिए सारे सैनिक को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियां का शोर
कानों के पर्दे को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। दिल दहलाने वाली मतलब इतना जोर जोर से गोली चल रहा था। भारतीय सैनिक भी गोली चला रहे थे, पाकिस्तान सैनिक भी गोली चला रहे थे, और ये गोली इतना जोर जोर से चल रहा था कि सुनने से लग रहा था कि कान का जो पर्दा है वो अभी फट जाएगा, और मन बहुत डर लग रहा था। इतना जोर से साउंड हो रहा था कि मन ही मन बहुत डर लग रहा था, और कानों के पर्दा को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मतलब अभी मैंने बोला गोली का आवाज इतना जोर जोर से हो रहा था, लग रहा था अभी हम लोग का कानों का पर्दा भी फट जाएगा। तो ये कहानी बहुत थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए कहानी को मैं दो हिस्सा में बांट लिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये क्लास में मैं पार्ट 1 इतना तक ही पढ़ाती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू। বাবাই একটু আয়। থ্যাংক ইউ বলে দাঁড়িয়েই আছে, তোর পাত্তা নেই।